वाह क्या बात है अमित, आप किसी कंपटीशन में compete करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही है अमित। अमित इस बार तो जरूर आप वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में compete करने की तैयारी में, ये इरादा आपका मुझे पक्का नजर आ रहा है। अमित ओलंपिक में तो अभी थोड़ा वक्त है, फिर आप किस तैयारी में जुटे हुए हैं? देखिए, मैं किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। दरअसल है क्या कि जो एक्सरसाइज है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इसको करना चाहिए, और ताकि लोगों को यह भी समझ में आए कि एक्सरसाइज से कितने फायदे होते हैं। अब देखिए, जो मैंने ये सेट लगाया, शोल्डर प्रेस मैंने मारा। अब जब शोल्डर प्रेस मारेंगे तो आपके जो शोल्डर्स है, ये देखते हैं ना, शोल्डर्स आपके आते हैं, ये इसमें आपका उभार आता है। उसके बाद बाइसेप्स आपके देखिए, बाइसेप्स पे इसका सीधा असर आएगा। उसके बाद जो ट्राइसेप्स हैं, ये देखिए ट्राइसेप्स, ये देखिए ट्राइसेप्स जो आएंगे आपके, ये ट्राइप्स आपके अच्छे हो जाएंगे। उसके साथ ही जो चेस्ट है, चेस्ट में आप देखिए जो आपके कट्स ये निकल के आते हैं, तो ये फायदा मिलता है। जो पूरा ओवरऑल जो मसल्स का जो ग्रुप है ये पूरा एक्टिव हो जाता है। आपने बहुत अच्छे से फायदा समझाया अमित, लेकिन ये फायदा तो सूर्य नमस्कार के 12 सेट करके भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल पूजा, और लेकिन बात योग और जिम की नहीं हो रही है, बात है कि फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो कितनी जरूरी है। लेकिन हमारे देश में क्या है ना, करीब जो 3.5 करोड़ अस्थमा के मरीज हैं, उनमें से ज्यादातर को लगता है कि ये जो बीमारी है अस्थमा की, उसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कसरत नहीं कर सकते। तो भाई जिसको भी ऐसा लगता है कि वो इस मिथ से बाहर आ जाएं कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्थमा के मरीजों को बस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचना चाहिए, और योग प्राणायाम तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल सही कह रही है श्रुतिका। वैसे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ताकत तो कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने मानी थी कि कैसे ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में रामबाण है। लेकिन लोगों को फेफड़ों की जो ताकत बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देश में अस्थमा की जो तादाद है, खासतौर पे जो अस्थमा के मरीजों की तादाद है, लगातार बढ़ती जा रही है। ये बीमारी छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बनाती है, अपनी गिरफ्त में लेती है, जिनमें 80% मामलों का शुरुआत में पता नहीं लगता, और जब पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। और बाहरी खाने का बढ़ता चलन, पेरेंट्स की स्मोकिंग की आदत और पोल्यूशन अस्थमा के रोग को बढ़ाने की वजह भी बन जाता है। बिल्कुल पूजा, तो चलिए आज उस घातक बीमारी की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं और फेफड़ों की ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन कैसे, ये बताएंगे स्वामी रामदेव। चलते हैं उनके पास में। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी ताड़ासन से, और फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी, जो जवान है वो ऐसे चिन अप कर लेना, ऐसे ऐसे थोड़ी ताकत तो लगेगी इसमें, लेकिन इसमें ताकत लगाओ और ताकत बढ़ाओ, दोनों काम होंगे। और दौड़ भी लगाओ, जो दौड़ लगाते हैं, और कुछ नहीं तो खड़े खड़े ही दौड़ लो। फिर देखो, आज हम ना फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय बता रहे हैं। एक तरफ तो नस्य, जो कफ एक्स्ट्रा है, जो अंदर अतिरिक्त कफ बना हुआ है, वो दोष के रूप में वो बाहर निकल जाए, इसके लिए नस्य करते हैं। इसके लिए लंग बस्ती करते हैं, फेफड़ों पर आगे से पीछे से गरम गरम तेल डालते हैं और उस कफ को निकालते हैं। जलनेति सूत्रनेति करवाते हैं। देखो, आज इस शुरू में एक नाक में लगाना, गरम गरम दूसरे नाक से अपने आप निकलने लगता है। ये बड़ा जबरदस्त है। और सूत्रनेति है तो नाक में डालते हैं, फिर मुंह से निकाल करके ऐसे होले होले करते, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है। फिर देखो, ये धूम नस्य है, इसमें मुलठी है, इसमें काकड़ा सिंगी है, हल्दी है, गाय का घी है, थोड़ा सा कपूर है, ये सब लगा करके इसका नाक से, ये धूम नस्य इसको कहते हैं। फिर इधर हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज, उसको छाती पर लगाते हैं। और ये पतंजलि बाम, ये तो रेडीमेड सबके पास ही है। और दिव्य धारा से एक बार तौलिया हटाइयो जी, ये हमारी जो बहन कर रही है, इसमें दिव्य धारा मुलठी, उसका स्टीम लेते हैं, और स्टीम ले करके वो स्टीम निकले नहीं, इसके लिए फिर ये तौलिया ढक लेते हैं। तो ऐसे ये अणु तेल का, षडबिंदु का, और जिनकी बहुत ही नाजुक प्रकृति है, उनको
बादाम रोगन का नस्य। तो सारे उपाय हमने शुरू में बता दिए। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए जो चिनअप कर सके चिनअप कर लेना, बाकी ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कर लेना। जैसे पूजा जी श्रुतिका जी बता रहे थे हमें जी सूर्य नमस्कार कर लेना। कल हमने सूर्य नमस्कार बताया भी था। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो हमारी योग में परफेक्शन हो उसके लिए ये सूर्य नमस्कार होले होले करें ऐसे ऐसे। और प्राणायाम तो सबको करना ही है, इसके लिए आसन भी आज पूरे बताएंगे। अब दमा से किसी का दम नहीं घुटेगा, दम नहीं निकलेगा। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। चरैवेति योग के पथ पर आगे बढ़ते रहना। सब रोग मिटेंगे, दुख मिटेंगे, संकट कटेंगे। और ये जो उपाय बता रहे हैं ना जी, धूम नस्य के लेप लपेट के, और यदि इसमें अब जैसे ये अर्ध चक्रासन है, पूर्ण चक्रासन करो महात्मा खड़े होके। हमारा बहुत प्यारा सा बालक है ये। हाँ आहा हाँ ऐसे, क्या बात, बड़ी फुर्ती है। फिर से करो। हाँ उलट पुलट भी लगाता है। हाँ ऐसे तो पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अर्ध उष्ट्रासन ऐसे, अर्ध उष्ट्रासन, और प्रैक्टिस करके पूर्ण उष्ट्रासन भी कर लेते हैं। ये फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा, ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। अब स्वामी जी, और ये नटराजासन आदि, जिसमें भी फेफड़ों पर बल लगता है ना जी, बैकवर्ड बेंडिंग होती है, वो सारे अभ्यास मेरे भाई बहुत अच्छे होते हैं फेफड़े के लिए, और इन अभ्यासों को करना है। बिल्कुल स्वामी जी। धूप में बैठे, जैसे हमारे भाइयों को हमने सन थेरापी के लिए धूप में बैठा रखा है। धूप में बैठने से ही सूर्य ऊर्जा मिलती है। हमारा विजय जायसवाल जो मरते मरते ही बचा है, अब तो सारी इंसुलिन इसकी बंद होगी 40 यूनिट। इसकी इतनी दरिद्र हालत हो गई थी, आर्थिक दरिद्रता से निकला है दान दे करके। इसने जो है आज से 20 साल पहले 2.5 लाख, बाद में तो 11 लाख, फिर तो 1 करोड़ रुपए दान दे चुका है। लेकिन आर्थिक दरिद्रता, दारिद्र्य नाशनम दानम, आर्थिक दरिद्रता दूर करनी है तो गरीब बेबस असहाय लाचारों की मदद करो। और ये जो शारीरिक दरिद्रता है, मानसिक वैचारिक भावनात्मक दरिद्रता, इसके लिए योग करो, उद्योग करो। हाँ करना तो पड़ेगा। ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है। जी मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे थे। नहीं हाँ। स्वामी जी, क्योंकि आपने जितने भी उपाय बताए हैं उसकी सबकी एक ही मूल मंत्र है कि आपने अपने फेफड़ों को कैसे मजबूत रखना है, और साथ ही साथ जिनके फेफड़े मजबूत नहीं है उन्हें भी क्या करना है, हम आगे कार्यक्रम में बताते रहेंगे। लेकिन आज लोगों का एक मिथ भी तोड़ना है स्वामी जी, क्योंकि देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एस्थमेटिक हैं, और उनमें से तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके लिए एक्सरसाइज यानी कि कसरत करना नुकसानदायक हो सकता है, जबकि एस्थमा पेशेंट को सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं है। योगा एक्सरसाइज तो उल्टे आपको फायदा पहुंचाता है। और क्या मैं सही कह रहा हूं स्वामी जी? क्योंकि अगर हाँ है तो स्वामी जी एस्थमा के मरीज कौन कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं, एक से उसका करवा दीजिए, और कहीं गलत होगा तो मुझे पकड़ के पीटेंगे लोग स्वामी जी। बहुत सारे मिथ ऐसे ही हमने पाल रखे हैं। अब बोले हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है तो कपालभाति नहीं करना। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे ही बोले हर्निया है तो एक्सरसाइज नहीं करना, और बोले बुखार है तो योग ही नहीं करना। अरे बुखार है तो सूक्ष्म व्यायाम करो, शीतली शीतकारी प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे ये जो भ्रांतियां ना योग के बारे में बहुत ज़्यादा है। बच्चों को लेकर के, गर्भवती महिलाओं को लेकर के, अलग अलग आयु वर्ग को लेकर के, मजहबी तौर पर ईसाई है, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिज्म को, समाजवाद को, लेनिन मार्क्स माओवाद को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर बोले योग नहीं करना। ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हो गई। सबको योग करना है। हाँ ऐसा योग नहीं करना कि जैसे उस दिन वो छोटे बच्चा का आपने चित्र दिखाया कि उसको इतना दौड़ा है कि
उसका हार्ट अटैक ही हो गया। हार्ट अटैक हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल हो जाए, ऐसा योग नहीं करना। लेकिन हमको सहज योग, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी और सर्व सुलभ है। ये तो कितना अच्छा है ना, होले होले। तो ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, कठिन योग जो हमारे सन्यासी बालक करने में लगे हैं। हाँ, अब ऐसा तो सब ना कर सकेंगे तो कोई बात नहीं ना, जितना बन पाए उतना ही करो ना। अब पूर्ण भुजंगासन नहीं बन पा रहा है तो भुजंगासन ही कर लो। और सुबह उठ करके मैं तो कहता हूँ एक बार शंखनाद कर लो। देखो सबके घर में शंख होना चाहिए। ऐसे लंबा करीब हम तो 1 मिनट तक, 2 मिनट तक बजा सकते हैं। ऐसा लंबा शंख फूकना चाहिए। अब ये स्वासारी प्रवाही है, स्वासारी अवले है, ये बाल च्यवनप्राश, च्यवनप्राश। कुछ लोगों में ये भी भ्रांति है कि जो है च्यवनप्राश तो सर्दियों में खाया जाता है। जिनको सांस, दमा, कफ, कोल्ड, अस्थमा से फेफड़े कमजोर है, ये तो च्यवन ऋषि बूढ़े थे, उन्होंने खा करके जवानी पाली। ये कोई गर्मी के लिए नहीं, ये फेफड़ों को ताकत देने के लिए, अंदर के फेफड़ों के म्यूकस के लिए, इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों के अंदर की कमजोरी के लिए है ये। हाँ, हमारे देखो शरीर के अंदर डेली, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे शरीर के अंदर डेली जो है कितना जबरदस्त ऑक्सीजन जाता है। 11,000 लीटर ऑक्सीजन जाता है। स्वामी जी, और 1,15,000 बार हमारा हार्ट धड़कता है, फेफड़ा धड़कता है। अब उसको आप अब इसको पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को 2,400 किलोमीटर लंबा है, उसको प्राण ही पूरा नहीं दोगे तो फिर तो प्राण निकलेंगे, दमा फूलेगा, दम निकलेगा ही। ऐसे करना चाहिए। स्वासारी, ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, सलाद, घी, चिकनाई, खटाई, ये खतरनाक है। घी खाते तो चक्का जाम हो जाएगा अंदर। जी मेरी बहन कुछ कह रहे थे आप। ये कंटकारी, ये तो टीबी से लेकर के अस्थमा तक। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि बच्चों को लेकर एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक दमा की एक घातक बीमारी 3 से 6 साल के बच्चों पर भी हमला कर रही है। और डर ये भी है कि 80% मामलों का जो शुरुआत है उसमें पता ही नहीं चल पाता है। ऐसे में बच्चों में अस्थमा के लक्षण कैसे पहचाने? जैसे खेलते खेलते हांफने लग जाते हैं, लगातार खांसते हैं, कैसे मासूमों को इस घातक रोग से बचा सकते हैं? देखो छोटे बच्चों के नाक बहते रहते हैं, उनका कोई छोटी थोड़ी थोड़ी देर में, महीने 2 महीने में गला खराब होता रहता है। तो ऐसे में उन बच्चों को एक तो सूर्य नमस्कार कराए, और जो भुजंगासन बता रहे थे भुजंगासन कराए, जो कठिन आसन कर सके। छोटे बच्चे तो सभी कर सकते हैं। बच्चों को सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन। भुजंगासन तो बच्चों को 25-50, हम तो 100 बार बच्चों को करवा देते हैं। बच्चों को करवाना चाहिए सब। और देखो 2 चीज़ें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए फाउंडेशन का काम करती है, एक श्वसन तंत्र और दूसरा पाचन तंत्र। जिसका श्वसन तंत्र अच्छा नहीं होगा, जिसका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा, वो बच्चे बार बार बीमार होंगे। तो बार बार बच्चों का, जिनको टॉन्सिल हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार बच्चों को बुखार होता है, छोटी छोटी बातों से सर्द गर्म हो जाती है बच्चों को, तो उनको पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए तो श्वसन तंत्र के लिए भुजंगासन और पाचन तंत्र के लिए मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन। छोटे बच्चों को ही करवाओ। छोटे बच्चों को सूर्य नमस्कार कराओ, शीर्षासन और सर्वांगासन कराओ। जिंदगी में कभी फेफड़े खराब ही नहीं होंगे। इम्यूनोग्रिट और ब्रोनकोम
5 साल तक के बच्चों को 1-1, 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं तो 2-2 दे दो। 100 साल तक फेफड़े मजबूत रहेंगे। जेनेटिकली बहुतों के फेफड़े कमज़ोर रहते हैं। फिर ऊपर से धुआं, धूल, धक्कड़, पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, 4 व्हीलर्स का, 2 व्हीलर्स का पोल्यूशन, फिर जो है पराली आदि जलाते हैं उसका पोल्यूशन, चारों तरफ अभी कभी धूल आंधी चलती है, लू चलती है, फिर उसमें जो है अलग अलग प्रकार की डस्ट, फिर अलग अलग प्रकार की पोलन, उसका पोल्यूशन पोलन का तो नहीं होता लेकिन उसकी एलर्जी हो जाती है। अब तो हम तो देखो फूल के सामने ही सांस ले रहे हैं, किसी को तो ऐसे पुष्प भी सूंघो तो उससे ही छींक रहते हैं। तो इसके लिए हमने बताया जल नीति करें, सूत्र नीति करें, नस्य करें, लंग बस्ती करें, लेप लपेट, और ये धूम, नस्य, स्टीम, ये छोटे छोटे उपाय अपनाने चाहिए। ज़्यादा बढ़ने पर देखो मेरे सामने खजूर रखा है स्वामी जी, खजूर, चना, अनार और पपीता, बस यही खाने को देते हैं, बाकी सब चीजें बंद कर देते हैं 1-2 सप्ताह। कफ रोगों में, वात रोगों में पीडानिल जूस पिलाते हैं, एटीएम की सब्जी देते हैं। पित्त रोगों में व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, इनका रस पिलाते हैं थोड़े दिन के लिए, तो पूरा वात, पित्त, कफ, त्रिदोष दूर हो जाता है। पाचन तंत्र के लिए मंडूकासन, मूल बंद, उड्डयन बंद या कपाल भाती के साथ ऐसे करवा देते हैं। तो स्वामी जी, मैं एक चीज बस जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने जिक्र किया और हम भी लगातार कह रहे हैं कि जो बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन जैसा कि अब पॉल्यूशन है, बाहर इतनी धूल मिट्टी है, तो आजकल तो खुद अपने माँ बाप बच्चों को रोकते हैं कि बाहर मत जाओ, धूल मिट्टी है, कहीं उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए कितना विरोधाभास है कि घर में रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, फेफड़े मजबूत नहीं हो पाएंगे, बाहर खेलने जाएंगे तो उनको लगता है कि शायद कोई बीमारी लेके आ जाए, एस्थमा जैसे बीमारी है। तो उनको आप क्या सलाह देंगे ऐसे माँ बाप को? देखो, बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जो बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते उनको बहुत प्रकार की एलर्जीज, बहुत प्रकार की उनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स, बहुत प्रकार की उसको अलग अलग प्रकार के ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए बच्चों को खेलना चाहिए। और देखो, जब धूल से, मिट्टी से, अलग अलग प्रकार के पोलन से, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से थोड़ा सा जूझेंगे, और देखो रहना तो इसी संसार में है, और हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, AQI है ना, वो तो होना तो चाहिए 2-3, लेकिन 200, 300, 400, 500 तक आप दिल्ली, नोएडा वालों का और पूरे महानगरों का पहुंच जाता है। अब उसी के बीच रहना है, तो आपके फेफड़े ऐसे यदि मजबूत है, हमने देखा, हमने फेफड़ों में धुआं, धक्कड़, पूरा ये पोल्यूशन इंड्यूज करके उनके फेफड़े खराब करके और उनको ब्रोनकोम देके, सांसारी देके अच्छा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेफड़े यदि मजबूत हैं तो धूल धक्कड़ से आप संघर्ष कर पाएंगे और जो अंदर जमा है उसको आप निकाल पाएंगे। सांस लंबे भरने और छोड़ने से, अब ये भी कई बार उल्टी उल्टी सलाह देते हैं, बोले जब थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है, थोड़ा पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो बोले प्राणायाम करना बंद कर दो। अरे प्राणायाम चालू रखो, अंदर जो जमा है जब छोड़ोगे तभी तो बाहर निकलेगा। तो ये गलत सलाह है। बच्चों को निकलना चाहिए घर से बाहर, सबको घर से बाहर निकलना चाहिए, सबको योग करना चाहिए। पोल्यूशन जहाँ है वहाँ पर थोड़े घर के अंदर पर्दे आदि लगा करके कर लो, डस्ट आदि ज़्यादा अंदर ना जाए, लेकिन योग आदि जरूर करते रहना चाहिए। और जो करेंगे उनके फेफड़ों में ये धुआं नहीं जमेगा, उनके हार्ट में ब्लॉकेज नहीं जमेंगे, और उनको फिर खाने पीने से, अब लोग कहते हैं चीनी मत खाओ, चलो चीनी तो अच्छी बात है भाई, बाकी आम है और तमाम तरह की मीठी चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, ये तो जीवनीय शक्ति, ग्लूकोज नहीं मिलेगी आपको, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज आदि नहीं मिलेगा, जीवन कैसे चलेगा जी? तो आप मिठाई नहीं खाओ, आम और केला, सेव आदि भी मत खाओ, मुनक्का, खजूर, अंजीर भी मत खाओ। अरे भाई खाओ, लेकिन योग भी करो, मतलब सिर्फ भोग ना करो, योग भी करो। खाओगे और योग भी करोगे
तो आपका पेनक्रियाज गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, घी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। अरे खाओ लेकिन साथ में पचाओ। स्वामी जी, अब अस्थमा की वजह में बताया जाता है कि जो जेनेटिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स के अंदर ये जीन्स है तो फिर आपके अंदर भी आ सकती है। और साथ ही पेरेंट्स की स्मोकिंग की जो आदत होती है वो भी बताया जाता है कि बहुत ही खतरनाक होता है। सबसे ऊपर ये रहता है कि माता पिता को पता ही नहीं चलता है कि उनकी जो बुरी आदत है उनके बच्चों की सांस की दुश्मन बन रही है, यानी कि फेफड़ों की भी दुश्मन बन जाती है। अब उनको भी थोड़ा तो समझदारी दिखानी होगी और अपने इन आदतों से पीछा छुड़वाना होगा, ताकि जो पेरेंट्स और बच्चे हैं वो दमे के मरीज ना बने। और स्वामी जी, आजकल तो इतना ज्यादा चलन हो गया है, आप केवल बच्चे पैदा करने से ही नहीं हो जाते, माता पिता को बच्चों के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि उनके बच्चों को अपने रोल मॉडल, अपने आइकॉन, अपने प्रेरणाएं बाहर से नहीं खोजने पड़े। तो माता पिता को देखो, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे, चलो कोई बात नहीं, अरे अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए ही आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये तम्बाकू, इसका सेवन छोड़ दो। ये बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर करता है, बच्चों पर, महिलाओं पर। ये तो उनके लिए फिर कैंसर कारक, मृत्यु कारक भी हो सकता है। अब जहाँ तक ये तो देखो बड़ों को करना ही पड़ेगा। आप यदि बाप बने हैं तो फिर पितृधर्म आपको निभाना पड़ेगा। माँ 99% मातृधर्म जैसे निभाती है। दूसरी बात, जेनेटिकली जिनके फेफड़े वीक हैं, अब मैं वापस आता हूँ इस पर। जेनेटिकली लंग की बीमारी होती है, हार्ट की भी बीमारी होती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम की भी बीमारी होती है, जिनके लीवर किडनी कमज़ोर होते हैं, जिनके आंतें कमज़ोर होती हैं, तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो बच्चों की भी हो जाती है। तो क्या करें? प्राणायाम जरूर करें। देखो, आज मैं प्राणायाम पर स्पेशल इसलिए फोकस करना चाहता हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कह रहा था ना, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, इसमें 11,000 लीटर जो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, छोड़ते हो। मैंने कहा फेफड़े कमज़ोर होंगे तो अंदर पॉल्यूशन जमेगा, आपके पेनक्रियाज कमज़ोर होगा तो आपके अंदर शुगर बढ़ेगा, आपकी आंतें कमज़ोर होंगी तो आपको कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। अब आंतें कमज़ोर हैं तो खाना बंद कर दो, पेनक्रियाज कमज़ोर है तो फल बंद कर दो, फेफड़े कमज़ोर हैं तो घूमना बंद कर दो, इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर तो घर से बाहर ही नहीं निकलो, कोई भी मक्खी मच्छर काटे ही लेगा, उसी से मर जाओगे। ऐसे ये तो बात गलत है। देखो, आप बलवान बनो तो क्या करना पड़ेगा? जब आप योग करते हो, प्राणायाम, भस्त्रिका और इसमें फिर कपालभाति, फिर इसमें उज्जाई बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। होल्ड करो आधा से 1 मिनट, इससे फेफड़े बड़े मजबूत बनेंगे। तो जेनेटिकली रॉन्ग डायरेक्शन में जो आपके जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में यदि एक्सप्रेशन होता है तो आप जवान। रॉन्ग डायरेक्शन में जब एक्सप्रेशन होता है तब अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन और अलग अलग प्रकार के ये डिजीज, इन्फ्लेमेशन, ये सब पैदा होते हैं। जेनेटिक डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, जेनेटिक डिजीज से बचना है, वंशानुगत रोगों से बचना। और मैं तो कहता हूँ 10-20 साल पहले अपनी पीढ़ियों को जाकर के देखोगे तो आपके जीन्स बड़े अच्छे थे। ये तो वक्त के साथ खराब वातावरण में हमारे जीन्स गड़बड़ हो जाते, जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारा ताना बाना हिलने लगता। अच्छा वातावरण मिले, अच्छा परिवेश मिले, योगाभ्यास करें, योग करें, यजन करें, अच्छा खान पान लें तो आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। मैंने तो देखा है जिनकी आयु 50-60 हुआ करती थी परिवार में, योग प्राणायाम ध्यान करके वो 100 साल जी रहे। तो अपनी आयु को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी जीवनीय शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिनके परिवार में जेनेटिकली हार्ट अटैक होता था, कोई अपने पोतों का मुंह नहीं देख पाया था, उनको हमने प्राणायाम करा करके जेनेटिक हार्ट डिजीज से बचा दिया। वो पोता, पोत्र, प्रपोत्र, पोते सड़ोतों का मुंह देख पा रहे मेरी बहन।
अच्छा स्वामी जी, अभी तो पूजा आप बैड हैबिट पे बात करेंगे, लेकिन एक जो आदत स्वामी जी मुझे लगता है बहुत अच्छी थी, उस पर आप रोशनी डाल सकते हैं। जो बचपन में पहले जो माता पिता होते थे, बच्चों की ऐसी धुलाई करते थे कि ना बहुत पंचम क्या सप्तम सुर में हम लोग आवाज निकालते थे और फेफड़े मजबूत होते थे। आजकल हो नहीं पा रहा है स्वामी जी, बहुत ही गलत हो गया। कि अब धुलाई नहीं हो रही हमें देखो बच्चे एक तो पैदा होते ही उनको वो रोते हैं, बच्चे नहीं रोते तो थाली आदि पीट करके रुलाते थे उनको। आजकल मैंने सोचा हॉस्पिटल में थाली तो बजाते हैं, ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, उनको कैसे रुलाते हैं? बोले बच्चा ही पीटते बच्चे को पीट के रुलाते। तो ऐसे तो मत पीटना। हाँ, बाकी जब बच्चे गलतियाँ करें तो उनको थोड़ा प्रसाद दे देना चाहिए। स्वामी जी, बुरी आदतों की क्योंकि हम बात कर रहे थे तो लालना श्रेणो दोषा ताड़ना श्रेतो गुणा सामृते पाणी भृघ्रंति गुरुवो न विशोक्षित। जी मेरी बहन। स्वामी जी, बुरी आदतों की क्योंकि हम बात कर रहे थे तो एक और बैड हैबिट का भी जिक्र कर लेते हैं। बाहरी खाने का बढ़ता चलन और जंक फूड भी एस्थमा को ट्रिगर करता है। स्वामी जी, फास्ट फूड से सांस की परेशानी कैसे बढ़ती है, जरा ये क्रोनोलॉजी समझाइए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वो खाने में क्या गलती कर रहे हैं और उसके लिए क्या उपाय किया जाए। स्वामी जी देखो, एक तो आपने पर्यावरण की बात की तो हमारी इधर देखो दमबेल रखी है, ये तो हल्दी भी है, काली हल्दी भी है, हल्दी अदरक, इसका मुंह में छोटा सा टुकड़ा डाल लें, मुलेठी काली मिर्च लोग ये मुंह में थोड़ा डाल लें जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है, थोड़ा ब्रोन को मुंह में डाल लें, अथवा लवंगादि खदिरादि या कंठामृत, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये गिलोय के बगल में दमबेल का पौधा है, इस दमबेल के अंदर एक पत्ता से लेकर के 3 पत्ते ले सकते हैं और इसके अंदर 3 से 5 काली मिर्च डाल लें, और थोड़ा स्वादिष्ट बनाना हो तो 1-2 ग्राम गुलकंद और डाल लें। ये लगातार 1-2 सप्ताह सेवन कर लें, फेफड़े में स्वस्थ हो जाएंगे। जंक फूड फास्ट फूड से तो बच रहा है, जितना भी फ्रिज के सामान है, जितना जंक फूड फास्ट फूड है, जितने भी ठंडाई है, ठंडी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम आदि, और जितनी चिकनाई है, घी तेल आदि, इससे तो बचना पड़ेगा। और मैंने कहा मुलेठी, स्वासारी और चाय की जगह दिव्य पेय, ये चाय की जगह दिव्य पेय, ये स्वासारी, ये हमने बहुत बताया लोगों को, दूध में हल्दी शिलाजी और दिव्य पेय, ये अब तो हर घर में है आयुर्वेदिक हर्बल टी। और मैंने अनार का, पपीते का, खजूर का प्रयोग बताया। अब अकेला दूध भी पीते हैं ना तो कफ करता है, मैंने पहले भी कई बार कहा, और अब आज है नहीं शो में, हमारी बहन मीनाक्षी भी बहुत दूध की पियक्कड़ है, तो उनको एक बार कफ कोल्ड हो गया, रोज़ दूध पिए जा रही। मैंने कहा बहन दूध में हल्दी डाल के पियो, या ये जो छोटी पीपल है ना, छोटी या बड़ी पीपल, इसको दूध में उबाल करके 3 से शुरू करके और 7 और बहुत बॉडी वेट अच्छा है तो 11 तक आप पिपली दूध में उबाल करके थोड़ा हल्दी भी साथ में डाल दें। फिर पिपली खा करके जो अंडर वेट है उनको खजूर या छुआरा भी दूध में उबाल देते, छुआरा, खजूर, पिपली दूध में उबाल करके थोड़ा सा हल्दी साथ में डाल देते हैं, फिर पीते हैं तो फिर फेफड़ों को भी ताकत देता है और ये कफ कोल्ड नहीं करता है, नहीं तो अकेला दूध भी कफ करता है। बाकी घी, तेल, चिकनाई, जंक फूड, फास्ट फूड, इससे तो बचना ही पड़ेगा और कोई उपाय है ही नहीं। कपालभाति के साथ उज्जाई और अनुलोम विलोम भी अवश्य करना चाहिए। जी स्वामी जी, क्योंकि आपने तो बखूबी बता दिया कि आखिरकार बड़ों को, बच्चों को कैसे अपने लंग्स को मजबूत रखना है, फेफड़े मजबूत रहेंगे। तो स्वामी जी मुझे लगता है पति पत्नी को तो सचमुच फेफड़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि एक दूसरे पे बहुत अच्छी तरह से वो चिल्ला सकें और कोई किसी से कम ना रहे। बहरहाल जंक फूड की बात करते हैं स्वामी जी, मोटापा तो बढ़ता ही है, तो जरा वजन घटाने के लिए भी, योग घटाने के लिए भी योग का एक सेशन करवा दीजिए ताकि पति पत्नी के खास तौर पे मजबूत रहें फेफड़े। तो देखो जो मोटे लोग होते हैं ना, उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है
और रात को खर्राटे भी बहुत आते हैं, स्नोरिंग से एपनिया की भी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये त्रिकोण आसन बहुत जरूरी। घर में गिलोय लगाएं, एलोवेरा लगाएं, तुलसी लगाएं, घर के वातावरण को पॉजिटिव रखें। वासा और काला बासा है, मेरे सामने काला बासा है, तुलसी बासा ये घर में लगाते थे पहले। ये देखो ये दालचीनी का पौधा है, ये कंटकारी तो घर में थोड़ा लगाना डेंजर होगा ये तो जंगल में अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बच्चे हाथ दे देंगे तो सूल चुभ जाएंगे। लेकिन ये कंटकारी अवले यहाँ पहले बनाते थे, हमने इसी का ही की औषधि बनाई है और वो टीबी तक को अच्छा करती है। सबसे आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा टीबी पर किसी दवाई ने काम किया तो कंटकारी है। और तो अभ्यास तो बैठ करके, फिर 3 अभ्यास लेट करके, मोटापा के लिए गोधन अर्घ, वेट गो 2-2 और ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो 4-4 और मैं तो हर अश्वगंधा के पत्ते, लौकी का पेठे का जूस। मैं तो कहता हूँ नारियल के पानी पर, नींबू के पानी पर, अनानास के ऊपर, लौकी पेठे के ऊपर, और खाना हो तो बस आपको वाटरमेलन अलाउ है। तो ज़्यादा भारी भरकम है, 1-1 पैर से कर लेना, 1-1 पैर से दोनों पैरों से अर्धहलासन, फिर ये पाद वृत्तासन, साएं बटक सिप्स। ये 5 अभ्यास तो अब रोज की दिनचर्या के हिस्से बन गए। ये सबको करना है, 1-1 पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, और इसको निरंतरता के साथ करें। गर्म पानी पिए, थोड़े दिनों के लिए अनाज नमक मीठा बंद कर दें। सब्जियां, सलाद, फलों में केला 1 से ज़्यादा नहीं खाना, और आम भी, छोटा आम हो तो 1, बड़ा हो तो आधा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खाओ, धीरे धीरे खाओ, उसको ज़्यादा चबाओ तो एक दिन में 1 से 2 किलो वेट कम कर लेते हैं। ये हमारा रोहतक से भाई आ रहा है जो धूम नशे कर रहा है, 4 दिन में 5 किलो वेट कम कर लिया। तो ये, और बीपी भी ठीक कर लिया, और आज तो अपने पूरे फेफड़े के फिल्टर ठीक करने में लगा हुआ है धूम नशे से। ये जो आयुर्वेदिक धूम जाता है ना, ये वाला, ये वो जो तम्बाकू से और तमाम तरह के बीड़ी सिगरेट से फेफड़ा ख़राब होता है उसको ठीक कर देता है। और हमने तो एनिमल ट्रायल किया, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन दे करके चूहों के फेफड़े ख़राब किए और सारी ब्रोनकॉम से अच्छे किए। तो ये तो वेट के लिए पूरा पैकेज बता दिया है। और खाने पीने में तो देखो सावधानी रखनी पड़ेगी। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ये तो लो ऑक्सीजन सप्लाई, ये बीमारियों के मुख्य कारण हैं। इनसे तो बचना ही पड़ेगा अपने को। अब स्वामी जी, आपने मोटापा साथ साथ मुझे लगता है कि और भी जो इधर उधर की बीमारियां होंगी आसपास वो भी ठीक हो जाएंगी, जो आपने अभी हमें योगासन बताए हैं। अब स्वामी जी, कई बार ना लगातार जो खांसते रहते हैं उसकी वजह से गले में सूजन आ जाती है, तो गले की जो सूजन है वो कम कैसे करें स्वामी जी, और साथ ही कफ कैसे दूर करें, इसके भी उपाय बताएं। क्योंकि भले गर्मी हो स्वामी जी, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसमें लोगों की तबीयत खराब हो जाता है, आवाज ही बड़ी विकृत हो जाती है, बोली ऐसे बोल रहा है जैसे किसी ने इसने दारू पी रखी है। तो ये स्वर भंग के लिए सबसे अच्छा एक उपाय है, मैंने हजारों लोगों पर किया है, अब तो उसकी संख्या लाखों हो गई है। एलोवेरा पूरे लीफ, ये जो रखे हैं ना एलोवेरा, इधर एलोवेरा लीफ 100 ग्राम, उसमें हल्दी 10 ग्राम और 10 ग्राम अमरूद के पत्ते। यदि किसी को बबूल की छाल या बहेड़ा मिल जाए तो और साथ में मिला ले, उसको उबाल ले। कई एंकर्स का जिनका गला पूरा स्वर तंत्र बैठ चुका था उनको भी मैंने ठीक किया है। एलोवेरा, हल्दी, अमरूद, बहेड़ा, बबूल, ये बहेड़ा बबूल ये तो सब 10-10 ग्राम ले लें, हल्दी और अमरूद के पत्ते, और एलोवेरा 100 ग्राम ले लें, उसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं 100-150 ग्राम। इसको मिक्सी में अच्छे से घोट करके और फिर बाद में एक बार उबाल दें, उबाल करके फिर छान करके सेंधा नमक डाल के गरारे कर ले। जिनका गला बैठ जाता है, गला रुंध जाता है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, गले में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उस पर ज़बरदस्त काम करता है। फिर ऊपर से ठंडा गर्म शेक करे गले का, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है ये, नेचुरोपैथी का सबसे अच्छा उपाय। एक उपाय जो मैं बार बार बताता हूँ, हल्दी, उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी, ये सब मिला करके गले पर बांध दे, ऊपर से कॉटन का कपड़ा लगा करके उसको लपेट बोलते हैं, उसको बांध देते हैं ना,
तो फिर जो है गले में कितनी सूजन हो, हाँ यदि गले में गांठें भी हो जाते हैं कफ के कारण से, तो फिर करक्यूमिन गोल्ड, ये जो है ना, ये करक्यूमिन गोल्ड तो बहुत ही जबरदस्त है। ये गले में ऐसे बाम भी लगाते हैं, पतंजलि बाम लगा लो। करक्यूमिन गोल्ड, गले में गांठ हो गई तो काचना गुग्गुल वृद्धि बाधिका बटी, ये भी अप्रतिम लाभ करती है। ये 95% इसके अंदर ये जिसको करक्यूमिन बोलते हैं, हल्दी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंपाउंड होता है वो इसके अंदर 95%। ये 2 गोली सुबह शाम खिलाएं। जिनको गले के अंदर टीबी है, गठाने हैं, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को सूजन कहते हैं, तो उसके लिए ये परम औषधि है। और जो इसका प्रयोग करेंगे, गांठ ज़्यादा हो जाती है तो काचना और गुग्गुल वृद्धि बाधिका वटी, सिस्टोग्रेटिया, जी स्वामी जी, कैंसरस हो या टीबी, तो हमने टीबी नील भी बना रखी है कंटकारी से और वो भी ठीक हो जाती है गांठ। स्वामी जी, कई स्टडीज बताती हैं कि अस्थमा से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? जरा ये भी समझाइए और साथ ही हड्डियों को मजबूत करने के लिए उपाय भी बताइए। जब फेफड़ों को श्वास पूरा नहीं मिलेगा, पूरा बॉडी में, जो मैं कह रहा था, जो हमारा 1 लाख किलोमीटर जो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी से ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन कम मिला तो हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। तो धूप में बैठा हो, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि देने के लिए मिलेट्स का उपयोग ज़्यादा करो। विटामिन डी का हमने लाइकिन से, B12 हमने कॉर्न हल से, और हमने कैल्शियम ये मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी से, न्यूट्रिला बोन हेल्थ, इनका सेवन करना चाहिए। बाकी दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी का सेवन करते हैं तो हड्डी अच्छी रहती है। सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा कर लेना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम हाथों का, पैरों का। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन सब का जूस पी ले। हमने इसका जूस ही का नाम रख रखा है पीडानिल जूस। और पीडानिल गोली भी बना रखी हमने, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट ये। और ज़्यादा दर्द हो जाता है तो अश्वगंधा, अश्वशिला, योगराज, महायोगराज, सिंहनाथ, गुग्गल भी देते हैं। हड्डियाँ पूरी मजबूत हो जाती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम भी ज़रूरी है। वो प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो आज पहले ही बता चुका हूँ। और साथ में धूप में बैठेंगे, न्यूट्रिला बोन हेल्थ लेंगे, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी लेंगे, या अश्वशिला। ये अश्वगंधा और अश्वशिला ना, ये हम कई बार बता चुके हैं। अश्वगंधा और अश्वशिला, और यदि किसी के पास पैसे का अच्छा सा प्रबंध है, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं, स्वर्ण शिलाजीत, हड्डियाँ ऐसी फुला दी जाती हैं 100 साल तक बूढ़े ही नहीं होंगे। हड्डियाँ घिसने का, कार्टिलेज घिसने का तो मतलब ही नहीं। अब स्वामी जी देखिए, एक जो मुहिम शुरू हुई है, इस मुहिम को मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने पूरे देश और दुनिया में फैलाया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें एक जो बड़ा योगदान दिया। जब यूनाइटेड नेशंस में योग दिवस के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसको मतलब सैकड़ों देशों ने मिलकर पास किया, और 21 जून को हम इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी हर दिन योगासन के एनिमेटेड जो वीडियोस हैं लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके, जागरूकता आ सके। यानी वो भी इन वीडियो के जरिए लोगों को योग सिखा रहे हैं। मकसद साफ है, जो लोग योग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें योगासनों की जानकारी नहीं है, सीख कर शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी रोज स्टेप बाय स्टेप एक आसन आप भी सिखा रहे हैं स्वामी जी। आज गरुड़ आसन सिखाना है स्वामी जी आपको। हाँ, इसको सिखा देते हैं। देखो उधर तो मोदी साहब जो है एनिमेशन के डाल रहे हैं, और स्वामी जी जो है एनिमेशन में जो हम दिखा रहे हैं, लोग बच्चों को भी बड़ी रुचि रहती है। गरुड़ासन जी, त्रिकोण आसन, यहाँ पर एनिमेटेड जो वर्जन है मोदी जी का, वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का त्रिकोण आसन का। तो देखो ये जो गरुड़ासन है ना, इसमें एक पैर सामने से लेते हैं, दूसरा पैर सीधा होता है, तो पैर को ऐसे फंसाते हैं दूसरे पैर में, और एक हाथ में दूसरे हाथ को सीधे रहते हैं। फिर ऐसे थोड़ा बैलेंस तो बनाना पड़ता है। त्रिकोणासन में
तो पैर ऐसे, बस एक पैर ऐसे साइड में लिया, ऐसे फैला दिया और जो हाथ ऊपर लिया और ऐसे देखा। ये त्रिकोणासन कितना सहज है ना, इसमें बैलेंस बहुत अच्छा बनता है और स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे 1 से 2 मिनट एक पोस्चर में ऐसे ठहरते, तो एक पैर ऐसे साइड में ले, ऐसे लेकर के जाए, दूसरा हाथ ऐसे ले, सामने वाले हाथ की, ऊपर वाले हाथ की भी दोनों की हथेलियाँ सामने की ओर देखो, ये कंधे के ऊपर से देखते हैं, ये है त्रिकोणासन। तो हमने दोनों आसन आज के बता दिए। स्वामी जी एक बार गरुड़ आसन जरूर बताइए एक बार फिर से, क्योंकि मैं कर नहीं पाया था उस टाइम पे, तो आपको देख के मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे ठीक से होता नहीं है। आप नहीं कर पाए तो दोबारा बता दो। हाँ। एक तो ऐसे हाथ से सहारा लेकर के करते हैं, ये तो नए सीख तड़ के लिए है जी, ऐसे ऐसे और ऐसे। और जो सीख चुके हैं दोनों हाथ कंधों के बराबर, थोड़ा झुक करके दाएं पैर को बाएं पैर में ऐसे फंसा। स्वामी जी कठिन है, लेकिन अभ्यास कर करके मैं भी सीख लूंगा, लेकिन चैलेंज का वक्त आ गया मेरे लिए, तो यही चैलेंज हो गया गरुड़ आसन। अब स्वामी जी योगिक चैलेंज का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आपका जो चैलेंज है तमाम दर्शक तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने वीडियोस भी वो भेज रहे हैं, तो एक बार वीडियोस पे नजर डालते हैं और कुछ अच्छे वीडियोस हम दिखा रहे हैं, जैसे झांसी से, मुरैना से, पुणे से आप देख रहे हैं, औरंगाबाद, गुजरात, जमशेदपुर। तो देश भर से स्वामी जी अच्छा लग रहा है कि जो उत्साह है खासतौर पे बच्चों के अंदर जबरदस्त नजर आ रहा है स्वामी जी। और आज का जो सबसे अच्छा वीडियो रहा है वो है जोरदार अभिनंदन जी, पूरे देश में। और विजेता है स्वामी जी पुणे से अजिंक्य शिंदे। अजिंक्य शिंदे विनर है। मुझे लगता है कि अजिंक्य को आप देखिए और अपने वीडियोस भेजिए। जोरदार अभिनंदन। अब स्वामी जी आपकी बारी है चैलेंज देने की। आपका एक चैलेंज तो मैं हार चुका हूं अभी। कल का चैलेंज दे देते हैं, कल का चैलेंज। अब ये कल का चैलेंज है, दोनों हाथों को ऐसे सामने लिया और उस कोहनी के ऊपर ऐसे शरीर का भार ले लिया और एक तरफ पैर निकाल दिए, ऐसे दूसरी तरफ से करो महात्मा जी। तो ये क्या नाम हुआ? अष्टवक्रासन। और आपका क्या नाम है? महादेव। करो महादेव। शिव तो आदि योगी है, महायोगी है। महादेव का हाथों की कोहनियों के ऊपर शरीर के भार को लेकर के हमारे बहुत प्यारे बालक है महादेव जी ऐसे अष्टवक्रासन कल भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये करका चले। जय हो। क्या बात है स्वामी जी, आपने तो इतना खतरनाक चैलेंज दिया है, मैं तो उधर देख भी नहीं रहा हूं। मैं तो पहले आपका चैलेंज ले लूं, लेकिन जो दर्शक हैं, स्वामी जी ने आज जो चैलेंज दिया है उसके वीडियोस भेजिए। जो सबसे अच्छा वीडियो होगा हम तो दिखाएंगे, और जो चैलेंज जीतेगा आपको पता है उनके लिए तो खास कुछ है ही स्वामी जी की ओर से। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज। धन्यवाद स्वामी जी। पुरस्कार भी देंगे, प्रशस्ति पत्र भी देंगे, गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। बहुत बहुत बड़ा।